अध्याय 10 देख रहे हैं 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। इसमें अगर ये जो चैप्टर है इसका नाम ये होता कि मुगल साम्राज्य का पतन, तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि सारी बात जो है वो मुगल एम्पायर या मुगल साम्राज्य के पतन के बारे में ही है। दूसरी चीज आपको जानना होगा कि औरंगजेब है वो आखिरी ऐसे मुगल साम्राज्य हुए जिसके बाद मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हुआ। तो यह जानना जरूरी है कि हम मुगल साम्राज्य के अंत के बारे में समझ रहे हैं। हुआ ये कि हम जब 18वीं शताब्दी की बात करते हैं तो हम 1700 से लेकर 1800 के बीच के दरमियानी बात कर रहे हैं, इस ईस्वी के बारे में बात कर रहे हैं। इस समय क्या हुआ कि ये जो इलाका आप देख रहे हैं ये मुगल साम्राज्य की बाहरी सीमा है। पहले मैं आपको दिखा दूं, मुगल साम्राज्य बहुत समय तक रहा। आपको याद होगा 1526 से लेकर 1707 तक, कहीं उसके बाद भी रहा, लेकिन 1707 तक प्रॉपर रहा, अपने उरूज पे रहा, अपनी स्ट्रेंथ पे रहा। तो ये जो यहाँ पर इलाका है, ये बाउंड्री देखिए, बकायदा अफगानिस्तान और पाकिस्तान सबको इंक्लूड करता है। यहां तक नीचे थोड़ा सा ये इलाका आप देखिए, चोरा चेला पांड्या, थोड़ा सा इसका निचला इलाका ये नहीं था, बाकी ये पूरे ही इलाके थे। जिसमें हम खास तौर पे बात जो करने वाले हैं वो यहां पर दिल्ली आगरा तो खैर राजधानी हुआ करती थी, फिर उसके बाद अवध, लखनऊ का इलाका, बंगाल, मुर्शिदाबाद का नाम कैसे बना, इस तरीके से यहां पर नीचे आइए या मालवा, और फिर यहां पर ये हैदराबाद, यानी कि आप दक्कन की बात कर रहे हैं, दक्कन। यहां है आपके जाट, यहां है सिख, और इन सब इलाकों में किस तरीके से चीजें बदली वो सब आप समझेंगे। ओके, मैं जैसे बता रहा था कि ये जो पूरा उपमहाद्वीप है, पहले ये जो था, बांग्लादेश अलग नहीं था, कोई पाकिस्तान अलग नहीं था, ये सारे इलाके एम्पायर में ही थे, साम्राज्य में थे। तो 18वीं शताब्दी का जो पूर्वार्ध है, इसका मतलब हम बात कर रहे हैं 1750 से आगे की बात कर रहे हैं। इस समय जो हमारा उपमहाद्वीप है, सब कॉन्टिनेंट है, इसमें बहुत सारी घटनाएं घटी और बहुत जल्दी जल्दी घटी। पहली चीज तो ये है कि मुगल एम्पायर या मुगल साम्राज्य के अंतर्गत जितने राज्य थे, उसके अलावा और भी बहुत सारे राज्य या फिर कहें राज्यों का उदय हो गया, और कैसे उनकी सीमाएं परिवर्तित हुई इनको भी हम देखेंगे। उसके बाद जैसे मैंने कहा 1750 के बाद 1765 की बात है, यहां पर ब्रिटिशर्स, क्योंकि हम जानते हैं कि ब्रिटिशर्स ने करीबन 200 साल हम पे राज किया, तो ब्रिटिशर्स जो है वो यहां पर आए। आ तो पहले ही चुके थे सब, लेकिन शिथिल अवस्था में थे, केवल ट्रेडिंग कर रहे थे। लेकिन हो सकता है, ये कह सकते हैं आप, कि जितने भी फॉरेन के लोग आए थे वो ये कोशिश कर रहे थे, देखने की सोच रहे थे कि भाई किस तरीके से हम यहां पर अपना आधिपत्य जमाएं या कोई हमें मौका मिले। तो 1765 में जो ब्रिटिश सत्ता है उसने क्या किया कि जो भारत, ये उपमहाद्वीप कहें या भारत कहें, उसके कुछ ऐसे बड़े बड़े हिस्से थे। पूर्वी हिस्सा मतलब क्या हुआ, देखिए, यह है उत्तर, यह है दक्षिण, यह है पूरब और यह है पश्चिम। तो ये पूर्वी इलाके में बहुत बड़ा इलाका ब्रिटिश सत्ता में आ गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गया। एक यहां पर मैप और है, इसको मैं अभी बताता हूं, लेकिन ये देखिएगा कि 18वीं शताब्दी में जैसे परिस्थितियां बदल रही थी और बहुत तेजी से बदली, जैसे कम समय अंतराल, यानी कि बहुत ही कम समय के ड्यूरेशन में अचानक बहुत फटाफट बदली इसमें। तो जो टाइमिंग हम बताने वाले हैं या इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि 1707 में ये साहब आप देख रहे हैं, कौन साहब है, ये है औरंगजेब। ये है औरंगजेब, काफी स्ट्रॉन्ग, काफी एक वाइब्रेंट, और लोग घबराते थे इस तरीके के ये मुगल सम्राट रहे। अब ये जो औरंगजेब है, जब इनकी मृत्यु हुई उसके बाद से कहानी बदली, और फिर कहां तक, ये औरंगजेब की मृत्यु कर देते, मृत्यु ऐसे कर देता हूं, और उसके बाद 1761 की मैं बात कर रहा हूं आपसे। इसमें क्या हुआ, पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई, यानी पानीपत की थर्ड बैटल। अच्छा, ये पानीपत की बैटल्स के बारे में हम क्यों बात करते हैं, क्योंकि इन्होंने हिस्ट्री को परिवर्तित कर दिया। ओके, तो मैं आपको जरा पहले लेके जाता हूं यहां पर पानीपत की बैटल्स पे।
तो थोड़ा शॉर्ट में जान लेते हैं कि ये जो पानीपत की बैटल्स हैं वो किसके और किसके बीच में हुई थी। पहली बैटल हुई थी 21 अप्रैल 1526 याद रखिएगा आप, और ये हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी में। बाबर इसमें जीते थे क्योंकि बाबर ने ही शुरुआत की थी यहाँ पर मुगल एम्पायर की, और सुल्तान इब्राहिम लोदी जो आखिरी आपके दिल्ली सुल्तान हुआ करते थे, तो इनको इन्होंने हराया था। यहाँ पर दिल्ली से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर है पानीपत, ये इस जगह पे है, यहाँ पर ये लड़ाई हुई थी। पहली ऐसी लड़ाई थी जिसमें बाकायदा गन पाउडर यानी कि बारूद वगैरह का इस्तेमाल किया था। दूसरी जो लड़ाई हुई थी वो हुई थी हेमू और अकबर के बीच में। इसमें हेमू और अकबर को अगर हेमू का नाम जानने की कोशिश करें तो ये है सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, और इनकी लड़ाई हुई थी। अकबर इसमें जीते थे, बाकायदा अकबर के जो जनरल्स थे खान जमन और बैरम खान, उन्होंने बढ़िया लड़ाई लड़ी और उसके बाद हेमू को हराया था। जो तीसरी लड़ाई हुई थी पानीपत में वो हुई थी अहमद शाह दुर्रानी, और इनके साथ दो एलाइज थे और उनकी लड़ाई हुई थी सदाशिव राव। ये वैसे सदाशिव राव कहना गलत होगा क्योंकि अफगान और मराठा के बीच में लड़ाई थी, ये किसी दो लोगों के बीच में नहीं थी। तो अफगान साथ में दो इनके सपोर्टर और साथ में मराठा का जो नेतृत्व किया था, जो इनके सेनापति थे, उनका नाम था सदाशिव राव, और ये हुआ था 13 जनवरी 1761 में। बस आपको ये याद रखना है। तो अब हम पहुंचते हैं अपने पुराने इस पे डिस्कशन पे। तो हमारी बात ये चल रही थी कि भाई जो मुगल साम्राज्य है और जो परवर्ती मुगलों के लिए संकट की स्थिति, इसका मतलब क्या है? मुगल साम्राज्य में ऐसा क्या हुआ मुगल एम्पायर में, और जो परवर्ती राजा मतलब ये होता है कि जब औरंगजेब की मृत्यु हुई, यानी 1707 के बाद जो भी दिल्ली के सिंहासन पे बैठा मुगल एम्पायर का जो भी राजा बैठा, उनको हम परवर्ती या लेटर मुगल्स कहते हैं। तो उनके सामने क्या क्या समस्याएं थी वो एक एक करके आप समझिए। पहली चीज तो ये है कि जो संकट आई थी उसमें यह था कि जो औरंगजेब है, इस औरंगजेब ने और उसके साथियों ने, इन्होंने अपना जो शासनकाल था उसमें लड़ाई लड़ी किससे? बहुत बार दक्कन, ये जो दक्कन है इसमें बहुत लंबी लड़ाई लड़ी इन्होंने, और इससे क्या हुआ ये मैं बता रहा हूं। 1679 से आगे तक, जब तक इनकी मृत्यु नहीं हुई, इन्होंने कंटिन्यूअस लड़ाई लड़ी, बीच बीच में लड़ते रहे। तो इससे क्या हुआ कि इनकी जो सैन्य संसाधन है, सेना के जो संसाधन है, आप जानते हैं कि सेना के लिए क्या क्या चाहिए, आर्टिलरी चाहिए, घोड़े चाहिए, हाथी चाहिए, कवच चाहिए, तो ये सारी चीजें, और साथ में इनके साथ जो वित्तीय संसाधन है, क्योंकि लड़ाई आप लड़ेंगे और इतनी सारी बड़ी लड़ाई करनी है तो आपको पैसा भी चाहिए, तो ये बहुत सारा खर्चा कर दिया कि इन्होंने, औरंगजेब ने, इस लड़ाई के कारण। पहली प्रॉब्लम तो जो 1707 के बाद जो लोग आए उनके सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उनका जो खजाना था, मुगल एम्पायर का खजाना, वो खाली था, ऑलमोस्ट खाली था। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज ये हुई कि जो औरंगजेब के जो उत्तराधिकारी थे, जो इनके बाद औरंगजेब के बाद जो आए, वो उस पूरे साम्राज्य, क्योंकि साम्राज्य छोटा मोटा तो था नहीं, आप देखिए कितना बड़ा साम्राज्य है, इतना बड़ा साम्राज्य है ये, यहां से यहां तक, इस साम्राज्य को संभालना कोई बच्चों का खेल तो था नहीं। इस साम्राज्य को संभालना, इसके प्रशासन को संभालना, उस तरीके की कार्यकुशलता जो आप एक्सपेक्ट करते थे अकबर में थी, जहांगीर में थी, बाबर में थी, ऐसे औरंगजेब में थी, तो इन सब में आप ये कहें कि भाई इनमें कार्यकुशलता थी, अगले वालों में उतनी ज्यादा नहीं रही। पहली चीज तो ये था कि जो उत्तराधिकारी आए, मतलब जो परवर्ती, मैं इसको लेटर मुगल्स कह देता हूं, लेटर मुगल्स जो आए, उनमें जो प्रशासन की समझ थी कह सकते हैं, या वो संभाल नहीं पाए। ओके, दूसरा हो गया। तीसरा ये था कि जो मनसबदार थे, अब इनकी व्यवस्था कैसी थी? आपको याद है कि अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था शुरू की थी कि भाई एक इलाका होता था, उसमें एक जात होती थी और एक बाकायदा एक सवार होती थी। उस जात के हिसाब से लोगों को जो बहुत करीब हुआ करते थे उनको एक इलाका दे दिया जाता था कि आप ये लीजिए, और ये उनको मनसबदार बना दिया जाता था। लेकिन होता यह है कि अगर आपके माँ और बाप अगर स्ट्रिक्ट ना हो तो आपने देखा होगा कि बच्चे अक्सर बिगड़ जाते हैं। बस यही काम हुआ कि जब मुगल साम्राज्य, जो माँ बाप थे और जो इनके मनसबदार थे, एमएसबी कर देता हूं, जो मनसबदार थे, वो जब माँ बाप स्ट्रांग नहीं थे, यानी कि जब ये
लेटर मुगल स्ट्रांग नहीं हुए तो ये मनसबदार बिगड़ गए किस तरीके से, उनको छूट मिल गई। तो इनको मनसबदार को संभालना और इनको केंद्रीय सत्ता जो दिल्ली की सत्ता थी उसके साथ लिंक करके रखना या अपनी बातों को मनवाना या अपनी बातें पहुंचाना, ये बहुत मुश्किल हो गया। तो होता यह था कि जिनको आपने यहां पर सूबेदार रखा है, सूबेदार जो रखा है, वो जो सूबेदार थे ये क्या करते थे, अपने आप ये राजस्व, मतलब जो कर लेना है, पैसा, बेसिकली हर चीज तो पैसा ही है ना, चीजें शुरू होती पैसे से, खत्म होती है पैसे से। और जो इनके पास आर्मी थी या कहें जो सैन्य प्रशासन था, तो ये सूबेदार क्या करते थे, ये टोटल कंट्रोल इस पे रख लेते थे अपना। सूबेदार जो है ये अपना कंट्रोल पूरा इस पे रखते थे। मतलब अब जो दिल्ली है, दिल्ली कह लीजिए या आगरा कह लीजिए, उसके पास इस चीज का कोई भी कंट्रोल नहीं है। मतलब पैसा जो भी यहां से ये ले रहे हैं ना, वो यहां पहुंचा रहे हैं, खुद ही ले रहे हैं। और अपने एरिया को इन्होंने सैनिक वाइज इतना स्ट्रांग बना दिया कि भाई, या फिर सैनिक अपने रख लिए कि अपना इलाका या अपना राज्य खड़ा कर लिया इन्होंने। या हम आगे देखेंगे 3 ऐसे राज्य बने जो इन मनसबदारों ने ही बना डाले। इनके ही लोग जिनको इन्होंने मनसबदार बनाया, उन्होंने ही इनका दगा करके या फिर इनको पीछे हटा के खुद ये उस पूरे क्षेत्र के किंग, राजा या कहें कि जो सरदार बन गए। तो ये 2 चीजें तो आपने देख ली, ये हमने बात की थी, ये 3 बैटल्स की, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। एक तो ये हो गया। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि जैसे जैसे ये मनसबदार थे या जो सूबेदार थे, इनके पास जैसे जैसे पावर बढ़ती गई, मतलब पावर अगर इंक्रीज हो गई, जैसे जैसे पावर बढ़ती गई, और तो राजस्व जो था, पैसा जो ये कर लेते थे अपने एरिया से, वो दिल्ली में पहुंचना या राजधानी में पहुंचना इन्होंने पहुंचाना बंद कर दिया, या फिर मुगल साम्राज्य के पास पहुंचना ही बंद हो गया। एक शाह आलम, अभी मैं नाम बताऊंगा सबके, शाह आलम हुए मुगल एम्परर या मुगल राजा जो थे, उनको कहा जाता था शाह पालम। पता है क्यों कहा जाता था? हर एक जो परवर्ती या लेटर मुगल्स हुए, इनको कहा जाता था कि भाई जो लेटर मुगल्स हैं, ये या तो लाल किला इनकी जागीर है कि लाल किला, या फिर पालम, बस इतना माना, या रायसेना हिल, ऐसे माना जाता था, क्योंकि इतने ढीले थे या इतने शक्ति विहीन हो चुके थे। ओके, अब एक और चीज आ जाइए, एक और जो कारण था वो ये था कि जो जमींदार हुआ करते थे, मैं किस जगह की बात बता रहा हूं उसको देखिए, यह है उत्तर और यह है उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम मतलब इस जगह की मैं बात कर रहा हूं। ठीक, इन्होंने कहा है उत्तरी और पश्चिमी भारत, ये उत्तर भारत और पश्चिमी भारत। यहां पर क्या था कि जो जमींदार थे, जो बड़े बड़े जमींदार हुआ करते थे, जमींदार के बारे में हम काफी डिस्कस कर चुके हैं, और साथ में जो किसान थे, ये जो किसान थे ये विद्रोह कर रहे थे। कई कारण थे इसके, जिसको हम कह सकते हैं कि कृषक आंदोलन खड़े हुए, बहुत सारे जो फार्मर के आंदोलन हुए, क्योंकि देखिए जब फार्मर है उनके सामने कोई समस्या आती है तो वो सब मिलके एक आंदोलन खड़ा करते हैं, आज भी होता है ऐसा। तो ये जो थे बहुत ज्यादा यहां इन लोगों ने विद्रोह किया या फिर कहे इन्होंने आंदोलन किए, और इन आंदोलनों ने एक तरीके से जो कमर थोड़ी बहुत बची भी थी मुगल साम्राज्य की, उसको भी तोड़ दिया। राइट, तो कभी कभी क्या होता था कि ये लोग बेसिक किस लिए विद्रोह करते थे कि भाई हम जो कर इन पे लाद दिया जाता था, दुगना लगान, तिगना लगान दो, मतलब इन पे कर लाद दिया जाता था कि भाई इतना पैसा आपको देना। अब मान लीजिए ये 100 रुपए कमा रहा है, इससे आप 500 रुपए मांगोगे तो कहां से देगा, फिर विद्रोह ही करेगा। तो कभी कभी तो ये इस तरीके से कर इनके ऊपर लगा दिया जाता था, टैक्स लगा दिया जाता था, उसके कारण विद्रोह करते थे। और कभी कभी क्या करते थे कि ये जो शक्तिशाली सरदार है, कई ऐसे सरदार थे जो शक्तिशाली सरदार उस समय के या उस इलाके के सरदार बन जाते थे, तो वो अपनी स्थिति स्ट्रांग करने के लिए ये भी विद्रोह किया करते थे। 2 कारण होते थे इसके, ये भी विद्रोह कर देते थे। तो जो विद्रोही समूह है, ये जो विद्रोह है ये बहुत बार हुआ। ऐसा नहीं है कि केवल परवर्ती या फिर कहें कि लेटर मुगल्स ने ही विद्रोह झेला, बाकी जितने पहले जो आए थे मुगल्स, उन्होंने भी ये सारे के सारे विद्रोह झेले। लेकिन अब ये सब आगे के जो लेटर मुगल थे, ये इस विद्रोह को संभाल नहीं पाए, उनको झेल नहीं पाए। ओके, अब धीरे धीरे क्या हुआ कि जो राजनीतिक, पॉलिटिकल, मतलब आर्थिक, ये सारी की सारी चीजें, मतलब जो सत्ता है जिसे हम कहते हैं पावर, ये कहां चली गई? ये जो वहां प्रांतीय, मतलब एक लोकल लेवल पे जो सूबेदार है या जो लोकल लेवल पे जो
आप मान लीजिए सरदार हैं या जो छोटे छोटे समूह हैं, उनके हाथ में लोकल लेवल पे ही सारा पावर आ गया। तो जो लेटर मुगल्स हैं वो इस बदलाव को, ये धीरे धीरे जो बदलाव हो रहा था, इसको संभालने में बिल्कुल भी ये कहें कि एकदम फिसड्डी साबित हुए। एक चीज बताई गई है इसमें, भरपूर फसल और खाली तिजोरियां, मतलब फसल बहुत अच्छी हो रही थी लेकिन इनकी तिजोरियों पे जो मुगल या फिर जो भी पावर वाले लोग थे उनके पास नहीं पहुंच रहा था। ठीक, अब इसके बीच ये तो जिसे कहते हैं ना भाई जले पे नमक छिड़कना, वो कैसा हुआ, ये सब तो चल ही रहा था। जले पे नमक छिड़कना का काम किया नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली ने। देखिए, ये नादिर शाह हैं, ये अहमद शाह अब्दाली या अहमद शाह दुरानी जिनको कहते हैं, ये साहब यहां से आए। देखिए कहां से, ये जो आर्थिक और राजनीतिक जो संकट था, मतलब पैसे का संकट और जो सत्ता का संकट था, उसके वो तो था ही था, साथ में ये जो नादिर शाह आप देख रहे हैं, नादिर शाह एनएस कर देता हूं, इन साहब ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। ओके, ये थे ईरान के, कहां के थे, ये ईरान के शासक थे, ध्यान रहे, ये ईरान के हैं, इसका ही बताता हूं मैं। ये जो ईरान के शासक थे, इन्होंने दिल्ली पे आक्रमण कर दिया, पूरा शहर लूट लिया और उसके बाद जो जितनी भी धन दौलत थी, जितना भी धन दौलत मिली, वो सब लूट के चलते बने। कौन साहब, नादिर शाह। अब आप सोच सकते हैं कि बेचारा कोई गरीब है, उसको 5 रुपए उसके जेब में है कि भाई आज मैं एक टाइम का खाना खा लूं, उसको भी अगर कोई पीट के 5 रुपए ले जाए तो उसका क्या हाल होगा। वही यहां पर मुगल्स का हुआ बाद में, नादिर शाह जैसे लोगों ने किया, क्योंकि अब जब पता लग जाता है कि भाई ये तो ढीले हो गए, तो चलो क्यों ना जाके इनके यहाँ चोरी की जाए या फिर इनके ऊपर आक्रमण किया जाए। तो यहां तक बात नहीं रुकी, उसके बाद आए ना ये अहमद शाह दुर्रानी, अहमद शाह अब्दाली हम जिनको नाम से जानते हैं। ये जो अहमद शाह अब्दाली है, इन्होंने एक बार नहीं, इन्होंने तो 5 बार आक्रमण किया। ये जो साहब आप देख रहे हैं, ये नादिर शाह है और ये साहब जो है ये अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह दुर्रानी जिसको मैंने अभी दिखाया, ये इन्होंने तो करके चले गए। उसके बाद ये जो 5 बार, मतलब 1748 1748 से लेकर 1761, आप देखें 13 साल में ये भाई साहब ने 5 बार आक्रमण किया और 8 आक्रमण किया, केवल आक्रमण नहीं किया, लूटपाट भी मचाई। देखिए, कोई आपके घर में आता है, वो वहां नहीं रहना चाहता और वो सत्ता अपनी बढ़ाना चाहता है, मतलब अपने इलाके को और समृद्ध करना चाहता, तो आपके यहाँ से पैसे ले जाएगा, आपके यहाँ से सामान ले जाएगा। वही काम इन्होंने किया, इसमें कोई गलत तो नहीं है, उस जमाने में सब करते थे लोग, यहाँ से जाके मंदिर तोड़ के ले जाते थे, इधर का बहुत ये सब चीजें चलती थी। लेकिन इस चीज से क्या हुआ, ये कमर टूट गई मुगल साम्राज्य की। क्लियर है। अब एक और चीज देखिए आप, अब मैं इनको जरा चेहरा दिखा दूंगा आपको भी लग रहा होगा ये थे कौन, कहाँ अकबर, कहाँ ये लोग। तो इसमें ये है फारूक सियर। अब मैं आपको जैसे बता रहा था कि भाई एक शाह आलम हुए इसमें, है ना, और वो उनको कहा जाता था शाह पालम। तो ये नाम इनके ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है, जैसे बहादुर शाह है या बहादुर शाह जफर का हम आगे भी डिस्कशन कभी करेंगे। ये अहमद शाह हो गए, ये शाह आलम, ये देख रहे हो शाह आलम, इनके बारे में कह रहा था शाह पालम, आलमगीर है, इन सब के नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब इनकी जरूरत होगी मैं बताऊंगा। ये सारे बहुत सारे लोग आए, ऐसा नहीं कि औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य खत्म हो गया, चलता रहा लेकिन घुटनों के बल चलता रहा। अच्छा, अब यह हुआ कि देखिए, जो राजा होता है उसके साथ उसके कोर्ट में अभिजात होते हैं, ऐसे बैठे होते हैं। जैसे हमारे यहाँ, अगर अब एग्जाम्पल देता हूं मैं, जैसे हमारे यहाँ नरेंद्र मोदी है, तो उनके यहाँ पर क्या है, जावड़ेकर है, यहाँ पर आपके सीतारमण है, निर्मला सीतारमण है, ऐसे इनके भाई अभिजात वर्ग हो गए, मंत्री हो गए एक तरीके से कह लीजिए, और बड़े बड़े लोग हो गए। तो हुआ ये कि ये जो राजा है, जितने भी ये किंग आप देख रहे हैं यहाँ पर, इस साम्राज्य पे ये जो अलग अलग अभिजात है, इनके बीच में थोड़ा सा एक गुटबाजी होगी। देखिए, ये जो है, जैसे ये 3 बना देता हूं, गुटबाजी कैसे हो गई, इन्होंने कहा, ये जो थे कई लोग ईरानी थे, तो ईरानियों ने अपना गुट बना लिया। ये हो गए, आप मान लीजिए आपका, अच्छा मैंने एक चीज बताना भूल गया, ये जो अहमद शाह अब्दाली है, ये अफगान शासक थे, ये ईरान है, ये पूछा जाता है हमेशा, ये ईरानी और ये अफगानी। ठीक, अच्छा मैं बात कर रहा था, ये अलग अलग ग्रुप बना लिए इन्होंने, एक ईरानी बन गए, एक तुरानी जो तुर्की वाले, मतलब तुरानी आप कह लीजिए, तुरानी का रिलेशन ईरान से नहीं है, ये तुर्की से रिलेट करेंगे। तो इन्होंने अपने अपने ग्रुप बना लिए।
तो बेचारा ये क्या है, कभी ये लोग इनको खींचते थे, कभी ये लोग खींचते थे। एक तरीके से ना एक कठपुतली नहीं होता है, कठपुतली आप नचाते हैं, उस तरीके का बेचारे का हाल हो गया। ये जो भी आपके अलग अलग जो मुगल साम्राज्य के लोग आए, तो ये बेचारे कठपुतली की तरह कभी इनका बात मानते थे, कभी ये इनको खींचते थे। तो ये जो नोबल्स थे, या फिर कहें कि जो उस साम्राज्य के जो बड़े लोग थे, अभिजात वर्ग इनको कहते हैं, तो ये कठपुतली बने रहे। लेकिन एक जिसे कहते हैं ना अपमान की, मतलब बेइज्जती का लेवल तब आ गया जब दो मुगल बादशाह, इसमें आप देखिएगा ये फर्रुखसियर आप देख रहे हैं, और एक और है यहां पर आलमगीर टू, ये फर्रुखसियर एफएस कर देता हूं, और आलमगीर एजी कर देता हूं। ये जो फर्रुखसियर है ये 1713 से लेकर 1719 तक रहे, आलमगीर रहे 1754 से 1759। इनको इन्हीं अभिजात वर्ग वालों ने मार दिया, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं, इनको मार दिया। और दो और है, आपको मैंने आप नाम बताया था अहमद शाह, ये अहमद शाह, और एक और नाम बताता हूं आपको, एक और साहब है यहां पे शाह आलम भी मैंने दिखाया था आपको, ये शाह आलम, ये और ये कौन कौन से बताया मैंने, अहमद शाह और शाह आलम। इनको अंधा कर दिया, इनकी आंखें निकाल ली, आंखें फोड़ दी, इनको मार दिया, इनकी आंखें फोड़ दी। अब देखिए क्या हाल था, ये जो इनके ही लोग थे, इन्हीं के अभिजात वर्ग थे, इस तरीके से इनकी बेइज्जती या अपमान कर दिया। तो ये हालत हुई, ये सारी की सारी। अच्छा एक ध्यान रखिएगा कि ये जो मैंने आपको पहले बताया कि ये जो अहमद शाह थे, उनका जो टर्म था वो 1748 से लेकर 1754 तक था। तो इस तरीके से अब इनका अलग अलग मैंने कारण बताया कि इनका क्या नुकसान हुआ, किस तरीके से मुगल साम्राज्य खात्मे के तौर के लेवल पे पहुंचा, और फिर नए राज्यों का कैसे उदय हुआ, जिसमें हम 3 राज्यों की बात करने वाले हैं, अवध, बंगाल और हैदराबाद, दोनों को अलग अलग तरीके से लेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।